हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है एक्सप्रेस लाइन वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने आपको 14 सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 15 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? दोस्तों, कौन सा जो है सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो हैप्टिक जो है दोस्तों, ये एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। सामाजिक नेटवर्किंग सेवा एक ऑनलाइन सेवा होती है जो लोगों के बीच सामाजिक नेटवर्किंग अथवा सामाजिक संबंधों को बनाने अथवा उनको परिलक्षित करने में क्या होती है, केंद्रित होती है। जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सभी क्या है, ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस है। जो हैप्टिक है ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो दोस्तों, ऊंचाई के साथ कौन बढ़ता या घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों, ये ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, ये होता है mgh के। क्या होता है? mgh के। मतलब स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये ऊंचाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ऊंचाई को घटाएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है वो है हमारी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस होता है। दोस्तों, तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस जो होता है ये प्लेन ऑफ प्रक्षेपण के झुकाव में होता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ प्रक्षेपण के झुकाव में होता है तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस प्रक्षेप तल के समानांतर होता है, अर्थात इसकी एक सतह HP के लंबवत तथा VP के समांतर होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होती है और वर्टिकल प्लेन के कैसी होती है, समानांतर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पे हमको ऊंचाई बताना है। हमको दिया क्या गया है, निहित ऊर्जा दी गई है, मतलब स्थितिज ऊर्जा दी गई है। कितनी दी गई है? 1500 जूल। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 15 किलोग्राम दिया गया है और जी का मान हमको 10 दिया गया है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh के। क्या होता है? mgh के होता है। दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है हमको? 1500 जूल दी गई है। ठीक है, 1500 जूल हमने यहाँ लिख लिया। बराबर m का मान कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। g का मान कितना है? 10 है और h का मान हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों काट देंगे इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 15 से काट देंगे, 15 था हम 150, तो h हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर निकल के आ जाएगी हमारी क्या, ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? दोस्तों, सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क जो है ये इंटरनेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंटरनेट को। इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों आदि को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत गैस है? तो वह आग की श्रेणी जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत गैस आते हैं उसे हम बोलते हैं श्रेणी श्री। श्रेणी श्री के अंतर्गत आते हैं ईंधन गैस और द्रवीकृत गैस। दोस्तों, श्रेणी श्री की आग जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत गैस होती है। श्रेणी ए की आग में लकड़ी, श्रेणी बी की आग में तैलीय पदार्थ होते हैं। श्रेणी सी में गैस व द्रवीकृत गैस आते हैं और श्रेणी डी में क्या आती है, धातु है। धातु के कारण जो लगी आग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें CFC होते हैं? दोस्तों, CFC जो होता है ये प्रशीतकों में होता है। कहाँ पे? प्रशीतकों में। CFC एक कार्बनिक यौगिक है
जो रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलन युक्तियों में प्रशीतक के रूप में, आग बुझाने वाले कारकों के रूप में, फोमिंग एजेंट, प्रणोदक इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? सीएफसी का। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बना होता है। सीएफसी को फ्रेयॉन गैस भी कहा जाता है। सीएफसी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। जब वायुमंडल में सीएफसी अणु टूट जाते हैं तो वे क्लोरीन परमाणुओं को छोड़ते हैं, जो ओजोन परत को तेजी से क्या करता है? नष्ट करता है। साल 2010 में सीएफसी के उत्पादन पर वैश्विक स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगा दिया गया था? साल 2010 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आलंब और भार के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आलंब और भार के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? भार भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार भुजा बोलते हैं। भार भुजा जो होती है ये आलंब और भार के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा, ये हमको बताना है। दोस्तों, एक बस है जो विश्राम अवस्था से चलना शुरू कर रही है और हमको क्या बताना है? इसका त्वरण बताना है। और कितनी दूरी तय करती है? 200 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ दूरी दे दी गई है तो हमको ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें दूरी का मान आता हो। तो दोस्तों, हम जानते हैं विश्राम अवस्था में मतलब प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? हमारा 0 है। ठीक है, अब हम लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण, जिससे हमको त्वरण का मान पता चल जाए। गति का दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। अब हमको क्या दिया गया है? दूरी दी गई है। कितनी दी गई है? ये 200 दी गई है। बराबर u का मान कितना है? 0। 0 इंटू टी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2। ए का मान हमको निकालना है और समय का स्क्वायर मतलब किसका? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 200 बराबर 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, तो 200 बराबर क्या आ जाएगा? 50 ए के आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 50 ए के। 50 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। तो त्वरण हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमको ध्यान देना होता है कि किसका मान दिया गया है और हमसे पूछा क्या है। अब यहाँ हमको दूरी का मान दिया गया था, हमने इसलिए गति का द्वितीय समीकरण लगाए। यदि हमको दूरी का मान नहीं दिया हुआ था, सिर्फ प्रारंभिक वेग दिया होता और अंतिम वेग पूछता, तो हम क्या लगाते? v बराबर u प्लस at लगाते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। विस्थापन मतलब दूरी का ही मान हमको बताना है, और दूरी का मान बताना है तो हम जानते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है। क्लियर है ना? अब इसी का हम उपयोग करेंगे। अब दोस्तों, हमको दिया क्या क्या है? हमको वेग दिया गया है कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड। कितना दिया गया है वेग? हमको 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसका मान निकाल ले? अगर हमको विस्थापन निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए? हमको त्वरण का मान पता होना चाहिए। त्वरण तो हमको पता नहीं है। अब त्वरण नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं हमको द्रव्यमान दिया गया है और वेग दिया गया है, और क्या दिया गया है? एक बल दिया गया है 1.5 न्यूटन का। मतलब हमको बल दिया गया है F, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के, द्रव्यमान इंटू त्वरण के। F का मान कितना है? 1.5। तो मैं इसे 15/10 कर लूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 1 किलोग्राम है। यहाँ से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए। तो ये कितना आ जाएगा? त्वरण का मान भी हमारा 1.5 ही निकल के आ जाएगा। कितना? 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा त्वरण का मान भी निकल के आ गया दोस्तों। हमको समय भी दिया गया है कितना? 2 सेकेंड। और हमको क्या निकालना है? दूरी मतलब विस्थापन निकालना है। तो फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? u का मान कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग तो हमारा क्या है? 2 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। t का मान कितना दिया है दोस्तों? 2 दिया गया है, प्लस 1/2। ए का मान कितना है? 1.5। तो मैं इसको 15/10 कर लूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं। और t का मान कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, बच गया कितना यहाँ? 3। और 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7 मीटर। तो हमारा जो दूरी निकल के आएगी, विस्थापन निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? 7 मीटर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए हम करते हैं? तो दोस्तों रसोई अपशिष्ट का उपयोग जो है हम कंपोस्टिंग के लिए करते हैं। दोस्तों रसोई अपशिष्ट का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। कंपोस्ट कूड़ा खाद का निर्माण जैविक कचरे जैसे सब्जी के छिलके हो गया, अंडे के छिलके हो गए या ऐसे अन्य कचरे से होता है। यह प्राकृतिक खाद है जिसका उपयोग मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? रसोई अपशिष्ट का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में प्रयास भुजा 1 मीटर और भार भुजा 25 सेंटीमीटर है। यांत्रिक लाभ हमको ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम जानते हैं यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। जब भी भुजा की बात कर ले तो होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। यही तो होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। अब दोस्तों प्रयास भुजा कितनी है? 1 मीटर है और भार भुजा कितनी है? सेंटीमीटर है। तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर एफर्ट आर्म का मान हो गया। लोड आर्म कितना दिया गया है हमको? 25 सेंटीमीटर दिया है, तो 25 सेंटीमीटर नीचे रख देंगे। 25 से काट देंगे 4 बार में, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो यांत्रिक लाभ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उबंटू क्या है? दोस्तों उबंटू जो है ना ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू की बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। किसके बेस पर? डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर इसको बनाया गया है। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज है जिन्हें GNU जनरल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त है। यह उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम के अपने स्वयं के संस्करण को कॉपी करने, बदलने, विकसित करने और परिवर्तित करने की क्या देता है? अनुमति देता है। कौन? उबंटू। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि भार भुजा 22 सेंटीमीटर और यांत्रिक लाभ 1.25 है तो प्रयास भुजा ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। हमसे क्या दिया गया है? यांत्रिक लाभ दिया गया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह रख देंगे हम 1.25 बराबर एफर्ट आर्म हमको दिया गया है क्या? नहीं, हमको तो एफर्ट आर्म निकालना है। तो एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। लोड आर्म कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। तो 1.25 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? ये निकल के आएगा 27.5 सेंटीमीटर। कितना निकल के आएगा? 27.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। दोस्तों विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है किसके द्वारा? CTC फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर अग्निशामक के द्वारा बुझाया जाता है विद्युत से लगी आग को। दोस्तों CTC फायर एक्सटिंग्विशर इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरा रहता है। इसे विद्युत की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके रसायन विद्युतीय कुचालक होते हैं और ये गैस हानिकारक भी होती है। कैसी होती है ये गैस? हानिकारक भी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? दोस्तों एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। लॉलीपॉप तो है, आपने यूज किया होगा। कैंडी बीन नहीं है। मार्शमेलो है और पाई भी है। तो कैंडी बीन जो है दोस्तों ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो मोबाइल तथा उसके विभिन्न संसाधन के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। कुछ एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न है, जैसे पाई हो गया, लॉलीपॉप हो गया, मार्शमेलो हो गया, एंड्रॉइड OS हो गया, सिम्बियन हो गया, और ये सभी क्या है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैंडी बीन एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊष्मा संतुलन क्या होता है? दोस्तों ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या होता है? तो ऊष्मा संतुलन पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को हम बोलते हैं ऊष्मा संतुलन। ऊष्मा संतुलन किसे बोलते हैं? पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को हम बोलते हैं ऊष्मा संतुलन। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहते हैं। कोई भौतिक तंत्र स्वयं अपने भीतर ऊष्मीय संतुलन में तब कहा जाता है जब उसके सभी भागों में ताप समान हो और समय के साथ परिवर्तित न हो रहा हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दिया गया प्रतीक किस प्रकार के वेल्डिंग को निरूपित करता है?
दोस्तों ये जो प्रतीक है ये किस प्रकार के बिल्डिंग को निरूपित करता है? तो इसे हम बोलते हैं सिंगल बेवेल बट। किसे क्या बोलते हैं? इसे हम सिंगल बेवेल बट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में एक दिया गया चिन्ह किस प्रकार की बिल्डिंग को निरूपित करता है? तो ये जो चिन्ह है दोस्तों ये करता है स्टीप को निरूपित। किसको? स्टीप बिल्डिंग को निरूपित करता है ये वाला प्रतीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? दोस्तों उष्मागति का वह नियम जो एंट्रोपी को परिभाषित करता है वह नियम है हमारा द्वितीय नियम। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है एंट्रोपी को क्या करता है? परिभाषित करता है। दोस्तों उष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। उष्मागतिकी के मुख्य तीन निम्न नियम है। उष्मागतिकी के मुख्यतः निम्न नियम है। कौन कौन से? एक है हमारा शून्यवा नियम। उष्मीय संतुलन नियम पर आधारित है ये, जो तापमान को क्या करता है? परिभाषित करता है। तापमान को कौन परिभाषित करता है? शून्यवा नियम करता है। प्रथम नियम जो है दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है तथा आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। आंतरिक ऊर्जा को कौन परिभाषित करता है? प्रथम नियम। द्वितीय नियम किसको करता है? तो एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तृतीय नियम की बात करें तो यह भी एंट्रोपी से संबंधित है और यह परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी को परिभाषित करता है। यदि आपसे पूछ ले परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी को कौन परिभाषित करता है, तो तीसरा नियम जो है ये परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी को क्या करता है? परिभाषित करता है। उष्मागतिकी का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन है? दोस्तों मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल जो है वो है हमारी एच पेंसिल। कौन सी पेंसिल? एच पेंसिल जो है ये मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है। दोस्तों एच ग्रेड की पेंसिल एक मध्यम नरम ग्रेड की पेंसिल होती है। कठोर ग्रेड की पेंसिल की बात करें तो 9H से लेके 4H तक की जो पेंसिल होती है ये कठोर ग्रेड की पेंसिल होती है। मध्यम ग्रेड की पेंसिल की बात करें तो 3S से लेके B तक के 3H हो गया, 2H, H, HB, B ये मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। नरम ग्रेड की पेंसिल यदि आपसे पूछ ले तो 2B हो गया, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ये सभी क्या है? नरम ग्रेड की पेंसिल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉट डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? दोस्तों डॉट डॉक्स फाइल जो है ये वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसर से। दोस्तों डॉट डॉक्स फाइल वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने, शब्दों को रेखांकित करने, ऑटो फॉर्मेट, मेल मर्ज जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद होती है। इसमें वर्ड प्रोसेसर में। स्प्रेडशीट की बात करें तो यह प्रोग्राम गणितीय डाटा है। और पावर पॉइंट की बात करें तो चलचित्र तथा एनिमेशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युतीय स्प्रेडशीट में क्या सम्मिलित है? दोस्तों विद्युतीय स्प्रेडशीट में क्या सम्मिलित होता है? तो पंक्तियां भी होती है, स्तंभ भी होते हैं, सेल भी होते हैं। ये सभी जो है विद्युतीय स्प्रेडशीट में सम्मिलित होते हैं। दोस्तों स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जिनमें पंक्तियां और स्तंभ शामिल होते हैं। जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। प्रत्येक कक्ष में अल्फा न्यूमेरिक कोड और सूत्र शामिल होते हैं। प्रत्येक कक्ष में क्या होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं और सूत्र शामिल होते हैं। ठीक है, और जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे आवेश के होता है। क्या होता है? कार्य बटे आवेश के। अब विभवांतर हमको निकालना है। कार्य कितना है? 72 जूल है और कूलाम आवेश कितना है? 3 है। तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौ 12। तो जो विभवांतर आएगा वो कितना निकल के आएगा? 24 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर ज्ञात करें। दोस्तों धारा का मान हमको दिया गया है 10 एम्पियर, प्रतिरोध हमको दिया गया है 50 एम्पियर और ओम का नियम हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR के होता है। क्या होता है? IR के। विभवांतर हमको निकालना है। I का मान कितना है? 10 दिया गया है। प्रतिरोध कितना है? 50 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 वोल्ट निकल के आ जाएगा हमारा किसका मान? विभवांतर का मान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? दोस्तों डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात किया है और बोला है कि एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, ये हमको बताना है। तो डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करना ये इसका मुख्य क्षेत्र नहीं है, महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, ये भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन सी? मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, ये सभी जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की विशेषता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता? दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ क्या नहीं होता? तो एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, ये जो है इसका अर्थ नहीं होता। किसमें? ऑनलाइन का अर्थ कंप्यूटर के संदर्भ में। नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति, ये अर्थ होता है। एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सकता है, ये भी अर्थ होता है। और रिमोट सर्वर तक की पहुंच, ये भी अर्थ होता है। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर्स का एक संजाल बनाकर ई व्यापार, ई एजुकेशन, ई मार्केटिंग आदि को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो दोस्तों हमको पता है A0 साइट ड्राइंग शीट का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1 वर्ग मीटर होता है। अब होता कैसे? दोस्तों हम जानते हैं A0 साइज के ड्राइंग शीट का माप 1 वर्ग मीटर होता है। A0 ड्राइंग शीट की लंबाई होती है 841 mm, ड्राइंग की चौड़ाई होती है 1189 mm। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 841 इंटू 1190। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.9999। तो हम इसको राउंड ऑफ में क्या कर देते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति डैश होगी। दोस्तों यहाँ पे हमको शक्ति बताना है, और शक्ति बराबर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है? V इंटू आई के होता है। क्या होता है? V इंटू आई के। V का मान कितना है? 12 है, और धारा का मान कितना है? 3 है। तो शक्ति जो आएगी हमारी 36 वाट निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। V वोल्ट विभवांतर के लिए Q कूलाम का आवेश T सेकेंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति पावर इनपुट डैश होगी। तो दोस्तों V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलाम का आवेश T सेकेंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति जो होगी वो क्या होगी? वो होगी V इंटू क्यू अपॉन में T। क्या होगी? V इंटू क्यू अपॉन में T। अब ये होगा कैसे? हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों? V इंटू आई के होता है। ठीक है, V इंटू आई के होता है। और एक चीज हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? आई टी के। होता है कि नहीं होता है Q बराबर आई टी के? तो अगर I निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन में T हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं I की जगह Q अपॉन T लिख सकता हूँ क्या? तो लग सकता हूँ P बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू अपॉन में T। तो ये जो होगा राइट आंसर हमारा निकल के आएगा V Q अपॉन में T। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? दोस्तों ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता वो है KMnO4। क्या है? KMnO4 जो है इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता ओजोन के द्वारा। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र KMnO4 होता है। जल में घुलकर यह तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। KMnO4 के साथ ओजोन ऑक्सीकरण नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। दोस्तों यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। और वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो होता है ये वस्तु के कैसे होता है? वस्तु के वजन के समान होता है। किसके समान होता है? वस्तु के वजन के समान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? दोस्तों m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो त्वरण a से गतिशील है, उस पर जो बल होगा वो क्या होगा? F बराबर हम जानते हैं क्या होगा? m इंटू ए के होगा। क्या होगा? F बराबर m इंटू ए। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है ना ये स्थित है कहाँ पे? केन्या में। कहाँ पे स्थित है? केन्या में स्थित है। दोस्तों मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या और तंजानिया के सीमा पर स्थित है। मारा नदी इसके बीच से होकर बहती है। केन्या के मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व में जेब्रा, हिरन, चिंकारा, हाथी, चीता आदि जानवर पाए जाते हैं। यह जगह अफ्रीकन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को शेरों का देश भी कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? शेरों का देश भी कहा जाता है। मसाई मारा में बारिश होने पर पूरा अभ्यारण्य हरियाली से भर जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केन्या। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? और हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है कि नहीं होता है? द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 25 है। त्वरण का मान कितना है? 8 है। तो 25 8 है 200, तो 200 न्यूटन जो है बल का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा बनाए गए वृत्त के वह भाग को हम बोलते हैं क्या? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए रेखा चित्र में छायांकित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा बनाए गए वृत्त के भाग को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। दोस्तों, किसी पदार्थ पर बाह्य बल के कार्य करने के बावजूद भी आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बाह्य बल वह कारक है जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। अर्थात दृढ़ता के कारण वह निकाय उस बल का विरोध करता है तथा वह अपनी मूल अवस्था में बना रहता है या बने रहने की क्या करता है? चेष्टा करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण जो है 0.001 मीटर क्यूब प्रति सेकंड हो? दोस्तों, एक दीवार है जिसमें हमको बल बताना है, जिस पर वेग कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा है और निस्सरण कितना दिया गया है? 0.001 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। दोस्तों, हमको दिया गया है v का मान कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड, और निस्सरण जो q दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.0001 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 जीरो आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब दोस्तों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/10⁴ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि देखो, मैंने 10 की पावर कितनी है? 0 कितने 4 है। अब ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 × 10 की पावर -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो Q होगा हमारा, निस्सरण की दर जो होगी वो कितना आ गया? 1 × 10 की पावर -4 निकल के आ गया। क्लियर? और हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? ρgh × A के होता है। ρgh × A के होता है। तो क्या मैं रो जी, यहाँ पे रो क्या है दोस्तों? ये रो है द्रव का घनत्व, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है? ऊंचाई है। अब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण तो नहीं दिया गया है, तो इसके जगह पे हम रो वी क्यू भी तो लिख सकता हूं मैं। रो वी क्यू भी तो लिख सकता हूँ। रो क्या है? द्रव का घनत्व, वी क्या है? हमारा वेग जो दिया गया है, और क्यू क्या है? हमारा निस्सरण है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में जब मान रखेंगे दोस्तों, रो पी वी क्यू में क्या रखेंगे मान? हम लोग रो पी वी क्यू में जब मान रखेंगे तो एफ बराबर क्या होगा? रो पी वी क्यू, रो वी क्यू रखेंगे तो रो हमको पता है द्रव का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो 1000 हो गया। वी का मान कितना है? 10 है, और क्यू का मान कितना है? 1 × 10 की पावर -4। यही तो है दोस्तों। 10 की पावर -4 है, तो मैं इसको 10 को यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर 3 × 10 की पावर 1 × 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 4 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 ही बचेगा। तो जो बल होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? कैसे समझ में आया? समझ में आ गया आपको? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रवों में घर्षण को कहा जाता है क्या? श्यानता। क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है जो उसे बदलना चाहते हैं। श्यानता को किसी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। दोस्तों, द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये कथन दिया था हमारा किसने? आर्किमिडीज के सिद्धांत में ये कथन बोला गया है। किससे संबंधित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है? इसके अनुसार कोई वस्तु जो द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई है, उसके ऊपर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है? बराबर होता है। इस बल को उत्क्षेप बल भी कहते हैं, अथ्रस्ट भी कहते हैं। इसी बल के कारण किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबा हुआ अपने वास्तविक वजन से कम वजन का प्रतीत होता है, अर्थात हल्का प्रतीत होता है, यही बल की वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। दोस्तों, मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पार्क का विकास जीवाश्मों तथा लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? दोस्तों, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान जो है ये की थी हमारे आर्किमिडीज ने। किसने की थी? आर्किमिडीज ने। दोस्तों, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज को दिया जाता है। इनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार की कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करें नील्स बोर के बारे में दोस्तों, तो नील्स बोर ने क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी तथा नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? नील्स बोर ने। केपलर की बात करें तो सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था केपलर ने। और केन रुथरफोर्ड जो है ये न्यूजीलैंड के क्या है? क्रिकेटर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में सममितीय तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोस्तों, डैश में सममितीय तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सममितीय प्रक्षेप में सममितीय तल जो है 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोस्तों, सममितीय प्रक्षेप में सममितीय तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है। वह प्रक्षेप जो कि एक ही तल में वस्तु की तीनों विमाओं को प्रदर्शित करे तथा एक ही दृश्य में वस्तु का पूर्ण विवरण दे, चित्रीय प्रक्षेप कहलाता है। समपरिमाण या सममितीय प्रक्षेप चित्रीय प्रक्षेप का क्या है? एक प्रकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहे डैश रेखा कहलाती है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहे उसे हम बोलते हैं वक्र रेखा। क्या बोलते हैं? उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें यदि दिशा निरंतर परिवर्तित हो वह वक्र रेखा कहलाती है, जबकि दिशा अपरिवर्तित हो तो वह सीधी रेखा कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। दोस्तों, ताप जो है शून्य निरपेक्ष के मान पर कब पहुंचता है? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तब ताप जो है शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, परम शून्य ताप जो होता है ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर किसी तंत्र अथवा गैसों के अणुओं की गति कैसी होती है? शून्य होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई पर होगा? दोस्तों, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन पर स्थित है तो उसका जो दृश्य एक्स वाई पर होगा वो होगा हमारा कौन सा? शीर्ष दृश्य, मतलब टॉप व्यू। टॉप व्यू जो होगा ना ये होगा एक्स वाई रेखा पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममितीय प्रक्षेप के लक्षण। दोस्तों, सममितीय प्रक्षेप के लक्षण। सममितीय प्रक्षेप कैसा प्रक्षेप है? तो सममितीय प्रक्षेप जो होता है एक 3D प्रक्षेप है। कौन सा? 3D प्रक्षेप। बात करें लंबकोणीय प्रक्षेप की तो वो होता है 2D प्रक्षेप। दोस्तों, सममितीय प्रक्षेप एक 3D प्रक्षेप है क्योंकि इस प्रक्षेप में वस्तु की तीनों विमाएं एक साथ प्रदर्शित होती है और एक ही दृश्य का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। लंबकोणीय प्रक्षेप एक 2D प्रक्षेपण की विधि है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। दोस्तों, फिलेट वेल्ड का प्रतीक जो है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला, इसे हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है
केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो हम जानते हैं केल्विन पैमाने पर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यही तो होता है। सेल्सियस कितना है, 78 है, तो 273 में 78 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 273 में 78 को जोड़ देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 8 3 11 की 1 हासिल का है 1, 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल का है 1, 2 और 1 3, तो 351 केल्विन जो है मान निकल के आ जाएगा एल्कोहल का केल्विन में, 351 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।